और चर्चा करने के लिए हमारे साथ पटना हाई कोर्ट के जाने माने एडवोकेट देव प्रकाश जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बात करने जी, धन्यवाद। तो जैसा कि हमने शुरू में ही कहा कि अब इस मामले को लेकर एसएलपी को लेकर एक नया और एक बड़ा अपडेट आया है। क्या है अपडेट? देखिए, उसमें अपडेट सिंपल सा है, वो एक ऑर्डिनरी प्रक्रिया है, प्रोसीज्योर, इसको यूजुअल प्रोसीज्योर कहा जाता है। जब भी कोई केस दायर होता है तो शुरू में कुछ न कुछ डिफेक्ट लगता ही लगता है। ये पेपर नहीं है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, या यहाँ पर ये क्लियर नहीं है, या कोई और से डॉक्यूमेंट नहीं लगा। उस डिफेक्ट को जैसे ही आप क्लियर कर देते हैं, उसको ऐड कर देते हैं, तो उसका जो नंबर है आपका केस का, जैसे एसएलपी सिविल का नंबर पड़ गया है। कल तक डायरी नंबर था 39833 ऑफ 2023। अब ये हो गया एसएलपी सिविल नंबर 022049 ऑफ 2023। नंबरिंग पड़ गई है, और नंबरिंग कल ही पड़ गई है। कल ही पड़ गई तो लोग काफ़ी इसका मतलब जोश से काम कर रहे हैं। अदरवाइज डिफेक्ट दूर होने में कई एक बार एक आध सप्ताह 10 दिन लग जाता है, तो अच्छा कम समय में हो गया। अब जैसे ही कोर्ट, कल तो कोर्ट बंद है गांधी जयंती का, जैसे ही कोर्ट खुलेगा तो लोग इसको मेंशनिंग करेंगे, अर्जेंट मेंशनिंग करेंगे। अर्जेंट मेंशनिंग करेंगे तो कोर्ट कोई न कोई डेट और बेंच डिसाइड कर देगी किस बेंच में जाएगा और कहाँ इसकी सुनवाई होगी। जब सुनवाई शुरू होगी तो मैंने शुरू में ही कहा कि इसमें एक बात आपके फेवर में है। फेवर में क्या है कि वो जो देवेश शर्मा वाली केस थी, राजस्थान वाली, जो 11 अगस्त को जजमेंट हुआ था, उसमें राजस्थान गवर्नमेंट ने रूलिंग बनाई थी। क्योंकि जो आर्टिकल 21A में शिक्षा का अधिकार दिया हुआ है, उसमें रूल बनाने का, नियमावली बनाने की शक्ति राज्य सरकार को दी हुई है। ये जो अपने केस बिहार राज्य ने भी, बिहार सरकार ने भी अपना रूल नियमावली बनाया। उस नियमावली में बीएड को उन्होंने योग्य करार दिया, बोले कि वो परीक्षा दे सकते हैं, उनको भी हम प्राथमिक शिक्षक में लेंगे और उनको एक ब्रिज कोर्स हम करा देंगे, जो बिल्कुल ही सही और कंस्ट्रक्टिव एक स्टेप है। लेकिन इस बीच में वो जजमेंट आ गया 11 अगस्त का। लेकिन अपने यहाँ तो आवेदन, ये एडवर्टीजमेंट निकल गया, अब लोगों ने आवेदन कर दिया, और आवेदन करने के बाद एग्ज़ाम ड्यू था। एग्ज़ाम ड्यू होने के 2 दिन पहले शायद ये जजमेंट आ गया। चूँकि वो प्रक्रिया चालू थी तो एग्ज़ाम कंडक्ट करा लिया गया। सिमिलर इशू छत्तीसगढ़ में हुआ। छत्तीसगढ़ में भी वो, अब ये क्या, एडवर्टीजमेंट विज्ञापन निकल गया था। विज्ञापन निकलने के बाद एग्ज़ाम होने वाला था। लोग चले गए वहाँ उच्च न्यायालय में, छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट में, और छत्तीसगढ़ के हाई कोर्ट ने जो है उसको स्टे लगा दिया कि नहीं, अब जो चूँकि जजमेंट आ गया है सुप्रीम कोर्ट का, अब इस प्रोसेस को आप आगे नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि बीएड वाले इसमें अयोग्य करार कर दिए गए। जब उस स्टे को लोग लेके सुप्रीम कोर्ट गए तो सुप्रीम कोर्ट ने पुनः कह दिया कि नहीं, चूँकि ये प्रोसेस चालू हो गया है, इसको अब आप स्टे नहीं कर सकते हैं, इसको प्रोसेस को आगे बढ़ने दीजिए, एग्ज़ाम होने दीजिए। इस बीच में जो रीट छत्तीसगढ़ में लगा हुआ है, इसका जो आउटकम होगा उसका प्रभाव पड़ेगा। एक कंडीशन डर, एक राइडर लगा दिया उसमें। अब इसमें एक कानूनी बात आपको हम बताते हैं। कानूनी बात क्या है? एक कानून में एक सिद्धांत है, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग। मतलब कानून जिस दिन बना उसके बाद से वो लागू होगा। सिंपल सी बात है। जैसे कि 1956 में हिंदू मैरिज एक्ट बना, और हुआ कि 2 शादी जो करेंगे वो बाइगेमी एक्ट में 494 में पनिशेबल होंगे, सजा होगी उनको। लेकिन 1956 से पहले जिनके भी पूर्वज ने 2 या 3 शादी कर ली, उनके ऊपर कोई गाज नहीं गिरा। उनका सारा वैध था, उनके बाल बच्चे, परिवार, प्रॉपर्टी राइट सारे अक्षुण्ण थे। और ये सिंपल, ये बात जो लैंडमार्क जजमेंट गोलखनाथ वाला केस हुआ था, तो गोलखनाथ वाले केस में कहा गया था, चूँकि वो जो पंजाब का जो एक टेनेंसी एक्ट बना, जिसमें उनके पास 500 है, हेनरी गोरखनाथ और एक और 2 भाई थे गोलखनाथ करके, 500 एकड़ ज़मीन थी। सरकार ने कानून बनाई, उस कानून बना करके 9th शेड्यूल में रख करके उनकी ज़मीन को ले लिया गया था। तो उन लोगों ने इस प्रिंसिपल को उठाया सुप्रीम कोर्ट में जा कर के कि भाई हमारा जो है वो रूलिंग बाद में बनी, ज़मीन के मालिक हम पहले से हैं, तो हम पर लागू नहीं होगा। तो उन्होंने कहा कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जब होगा तो उस केस में लागू हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसे ही कोई जजमेंट होता है और उसमें जो सेक्शन 1 आर्टिकल 141 में है कि प्रेसिडेंस ऑफ द लॉ है, संविधान का कोई ऑर्डर हो गया तो उसके आगे लागू होगा। लेकिन अगर पीछे वाले पर लागू हो जाएगा
तब तो ब्लंडर हो जाएगा। ब्लंडर हो जाएगा तो मतलब आप बड़ी बात कह रहे हैं वकील साहब कि ऐसा नहीं हो सकता है। सबसे बड़ी बात, आपने आज कोई ऑर्डर दिया, पहले इसको प्रोसेस चल रहा है, ठीक है, तो उस पर वो कैसे लागू हो जाएगा? ये एक बात बिहार सरकार के पक्ष में है, बिहार के बीएड वालों के पक्ष में है। चूंकि इस बात पर हाई कोर्ट कुछ नहीं कर सकती थी, क्योंकि जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का है, तो ऐसे मसले पर सुप्रीम कोर्ट ही कोई फैसला दे सकती है। तो अगर तर्क संगत बात करें तो इसमें बिहार सरकार यह कह सकती है कि साहब इस बार हमारा बीएड वाला लागू है, अगले बार से हम नहीं करेंगे, अगले बार से नहीं जो अगला विज्ञापन निकालेंगे उसमें आपके रूलिंग को हम लेंगे। क्योंकि यह विज्ञापन पहले निकल चुका था और हम उसमें एग्जाम भी कंडक्ट कर चुके, लड़के अप्लाई आवेदन कर चुके हैं, दूर दूर से आए हैं, पैसा तो इसको अलाउ किया जाए। और चूंकि इस केस में वो जजमेंट जो है सो पर इंक्यूरियम हो जाएगा, इसलिए कि वो रेट्रोस्पेक्टिव तो नहीं बोला, जब से कानून बना तब से लागू है और ये प्रोसेस पहले से चालू है। तो एक बहुत ही सुंदर सिद्धांत है, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग। मतलब जो कोई जो ऑर्डर से कोई प्रिंसिपल बन जाता है वो पीछे से लागू नहीं होगा। और ये अमेरिका में भी लागू था और अपने हिंदुस्तान में बहुत सारे केसेज में हुआ है कि भाई पीछे से अगर लागू करेंगे तो एक बहुत बड़ा डिजास्टर हो जाएगा कि भाई तब तो कोई कानून में होगा कि जो कानून आज बना, जो ऑर्डर आज बना वो पहले से लागू हो जाएगा। मतलब कि डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्ट ओवर रूलिंग से बड़ी, हमने कोई भी कानून जो एक भविष्य से लागू होने वाला सिद्धांत, तो ये बड़ी राहत दे सकता है। जैसे अगर आज से आपने कह दिया कि आज से कोई आदमी डायबिटिक वाला आदमी हम लोगों की तरह का 2 रसगुल्ला नहीं खाएगा, तो आज से ने कहा कल तक हम 4 रसगुल्ला खा रहे तो उस पर तो लागू नहीं होगा ना। ठीक है वकील साहब, ये बताइए कि जैसा कि आपने भी बताया कि इस मामले में जो अपडेट है कि एसएलपी को डिफेक्ट लिस्ट से बाहर कर दिया गया है, ये तो मामूली ऑर्डिनरी प्रक्रिया है। तो सुनवाई कब तक हो सकती है, फैसला कब तक? वो तो मेंशनिंग होगा सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट इसकी अर्जेंसी को देख करके बेंच अलॉट करेगी, उसमें सुनवाई हो जाएगी। क्या 1 सप्ताह के अंदर या लगता है कि कमिंग वीक में भी हो सकता है, नेक्स्ट वीक तो पक्का हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। जी। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि 14 दिन के अंदर सब साफ हो जाएगा? उससे हाँ उतने अंदर हो जाएगा जी। अच्छा आपको क्या लगता है? हो जाएगी, फैसला क्या होगा हम नहीं कह सकते हैं, सुनवाई हो जाएगी। और सुनवाई में 1-2 बातें इनके बिहार सरकार के पक्ष में है कि एक तो हमने नियमावली बनाई और हमारी नियमावली दोनों जो केस है वो डिफरेंट सिमिलर फुटिंग पर केस नहीं है, डिफरेंट फुटिंग पर केस है। राजस्थान सरकार ने रूल बनाई थी बीएड वालों के अगेंस्ट में, बिहार सरकार ने रूल बनाई है बीएड वालों के पक्ष में। एक मामला तो वो, दूसरा हमारा जो प्रोसेस है वो पहले से चालू है और हम एग्जाम तक कंडक्ट कर लिए हैं, हमको इस बार कम से कम इसको करने दिया जाए। अगली बार से हम इस ढंग को नहीं करेंगे या अगली बार कुछ देखा। क्योंकि एनसीटी का जो आपने जो नोटिफिकेशन को क्वेश किया है, रद्द किया है, कैंसिल किया है, वो आपने 11 अगस्त को किया और हमने जब किया उसमें तो नहीं आपने क्वेश किया था, तो हमारा प्रोसेस कैसे इससे बाधित होगा? ये बहुत बड़ी एक पॉइंट बिहार सरकार के पक्ष में है और बीएड वालों के पक्ष में। बिल्कुल। अच्छा वकील साहब ये बताइए, क्योंकि आपका तजुर्बा ज्यादा है तो हम आपसे सीधा सवाल जानना चाहेंगे, आपको क्या लगता है बीएड वालों को राहत मिलेगी या फिर बीएड वालों को झटका मिलेगा? देखिए, डूबते हुए को तिनके का भी सहारा बहुत बड़ा सहारा होता है। एक सहारा इसमें है जो मैंने 2-3 बातें आपको तर्कसंगत बात करी हैं। एक तो हमने कहा कि भाई बिहार सरकार डिफरेंट फुटिंग पर है, इनकी प्रोसेस वहाँ से चालू थी, जजमेंट बाद में आया है, रेट्रोस्पेक्टिव जजमेंट लागू नहीं होगा, जब लागू होगा तो प्रोस्पेक्टिव लागू। एक आपने बताया डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग, जी ठीक है, जो तो गोलकनाथ वाले केस में बहुत सारे केस में भी लागू। आपका तजुर्बा क्या कहता है, राहत या झटका? डिपेंड करता है बेंच कौन सा मिलता है, लेकिन संभावना है कि राहत भी मिल जाए, क्योंकि बिहार सरकार इस बात को जाके बोलेगी कि हम इस बार करेंगे, अगले बार से हम नहीं करेंगे इस काम को, क्योंकि आपने इस तारीख को दिया, हमारा प्रोसेस चालू हुआ है। और सिमिलर केस में छत्तीसगढ़ वाले में उन्होंने अलाउ कर दिया है, तो ये दोनों बातों को मिला के चलते हैं तो 50-50 की प्रोबेबिलिटी है। हाँ, 60-40 तो कह ही सकते हैं। 60-40 वकील साहब, 60 नेगेटिव 40 पॉजिटिव। अच्छा, 60 नेगेटिव 40 पॉजिटिव। हाँ। अच्छा ये बताइए कि अगर मान लीजिए जैसा कि आप भी कह रहे हैं कि 60 नेगेटिव मतलब कि बीएड वालों को झटका मिल सकता है, उसके ज्यादा चांसेस है, ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, तो क्या इसके बाद बीएड वालों के लिए तमाम रास्ते बंद हो जाएंगे या फिर भी इसके बाद? शिक्षक में बंद है ना, माध्यमिक शिक्षक में थोड़े बंद है और उच्च शिक्षा में, लेकिन प्राथमिक में बंद है। उन लोगों ने पढ़ाई की, मेहनत, लोग डीएड करते नहीं है, डीएड की सारी सीट खाली रहती है ट्रेनिंग कॉलेजेस में,
तो जो बिहार के लोग अधिकतर बीएड करते हैं, ये एनसीटी का जो एक नोटिफिकेशन था वो पहले से लागू था, तो बातें तो इनके पक्ष में हैं। सरकार कहीं भी गलत फुटिंग पर नहीं है, और सरकार ने रूलिंग बनाई है आर्टिकल 21A के तहत, जो एकदम नियमानुकूल है और अपनी शक्ति के अधीन है। तो बहुत हद तक बात बिहार सरकार के पक्ष में है और बीएड वालों के पक्ष में है। सुप्रीम कोर्ट को सेंसिबली, लॉजिकली इस बात को सुनना चाहिए, और हमें लगता है इस बार वाले बैच को अलाउ कर देना चाहिए, क्योंकि बिहार सरकार ब्रिज कोर्स कराने की भी बात कर चुकी है इसमें। ठीक है। तो इसमें हमें नहीं लगता है कि बहुत बड़ी कोई बाधा आनी चाहिए। अगर थोड़ा सिंपैथेटिकली सुनती है इस बात को, तो इस बार का अलाउ कर देगी। और ऐसा भी नहीं होता कि सुप्रीम कोर्ट को ब्रह्म प्रतिज्ञा कर देती है, भीष्म प्रतिज्ञा के महीने कर दिया तो नहीं होगा, क्योंकि जजमेंट ऑलवेज रिफाइनमेंट की हो जाता है। आज को जजमेंट है, कल जजमेंट दूसरा हो जाएगा, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ ए जजमेंट। जजमेंट ऑलवेज लचीला होता है। बिल्कुल। तो सुना आपने क्या कुछ बता रहे हैं वकील साहब। देखिए साफ साफ कह दिया है कि क्या कुछ हो सकता है, आपको प्रोबेबिलिटी भी बता दी है कि क्या चांसेस है कि बीएड वालों को कितनी प्रतिशत चांसेस हैं कि उन्हें झटका लगेगा और कितने प्रतिशत चांसेस हैं कि उन्हें राहत मिल जाएगी। तो अब देखना होगा कि वाकई में आगे